हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? होपफुली आपने अभी लास्ट 2 वीडियोस में एवरेज प्रॉफिट मेथड के सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को देखा। दोनों मेथड सिंपल थे, होपफुली आपसे बन गए होंगे। इस वीडियो में भी हम यही 2 मेथड पे बात करेंगे, लेकिन इनके साथ हमको जो बात करनी है दैट इज़ एडजस्टमेंट। यदि ये मेथड से गुडविल निकालना है और साथ में क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो पहले एडजस्टमेंट समझें कि कैसे कैसे हो सकते हैं और क्या होता है। तो दोनों ही मेथड में हमारे को चाहिए होता है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना? एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट के कुछ ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड करते हैं और यदि इन केस लॉस है तो उसको डिडक्ट करते हैं, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स या टोटल वेट से डिवाइड कर देते हैं। तो वो जो हम प्रॉफिट लेते हैं एक्चुअल वो प्रॉफिट होता है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है ना? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मतलब नॉर्मली जो आपकी बिजनेस की मेन एक्टिविटी से आपको प्रॉफिट हो रहा है दैट इज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अब कई बार क्या होता है, उस प्रॉफिट में कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और वो उसमें इंक्लूड हो गई हैं, तो उनको उसमें से अलग करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। या फिर कुछ ऐसी इनकम या एक्सपेंसेस हैं जो आपके नॉर्मल बिजनेस के हैं लेकिन आपने उसमें उनको इंक्लूड नहीं किया है तो उनको वापस ऐड करना पड़ता है। तो इतना ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे, कुछ 2-4 गिनती के एडजस्टमेंट हैं जो आपके सिलेबस में हैं, वो मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ कि किसको ऐड करना है और किसको माइनस करना है, ठीक है? हमको निकालना क्या है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐड या डिडक्ट करनी है वो देखते हैं। देखिए, हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं। अब हमारे को यदि क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं तो उन एडजस्टमेंट की हमारे को अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, उसको कंसीडर करना पड़ेगा, या तो ऐड करना पड़ेगा या लेस करना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले एडजस्टमेंट समझो, फिर हम साथ में ये समझते चलेंगे कि इनको क्यों ऐड कर रहे हैं और क्यों लेस कर रहे हैं, ठीक है? हमको निकालना है बिजनेस प्रॉफिट। अब मान लीजिए सवाल में आपको कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाए। एबनॉर्मल लॉस से मतलब वो लॉस है जो आपके बिजनेस में नॉर्मल नेचर के नहीं है, द लाइक लॉस बाई फायर और थेफ्ट, आग लग गई या चोरी हो गई जिसकी वजह से नुकसान हो गया, ठीक है? तो ये आपका नॉर्मल बिजनेस रूटीन की वजह से चेक लॉस या लॉस नहीं हुआ है, लेकिन लॉस तो है, ठीक है? इन दैट केस वो लॉस हमको क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है? देन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, आपको कोई लॉस हुआ फिक्स एसेट को बेचने से, तो ये आपका नॉर्मल बिजनेस तो है नहीं। इसको ऐसे समझिए, सपोज करो आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, उस रेस्टोरेंट में कस्टमर आते हैं, जो वो खाते पीते हैं, वो जो उनका फूड का आपको पेमेंट करते हैं वो तो आपकी नॉर्मल इनकम है क्योंकि वो आपका नॉर्मल बिजनेस है, ठीक है? क्योंकि आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं। आपके रेस्टोरेंट में एक कॉफ़ी मशीन थी जो पुरानी हो गई, जिसको आपने बेच दिया। उसको बेचने से आपको लॉस हुआ, ठीक है? सपोज करो 5000 की मशीन थी और आपने 4000 में बेच दी, तो वो जो 1000 का लॉस हुआ, लॉस तो है आपका, लेकिन आपके नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का लॉस नहीं है। हाँ, खाने पीने के सामान से कोई लॉस होता है तो वो नॉर्मल होता है। आप खाना बेचते हो वो आपका नॉर्मल बिजनेस है, लेकिन आप मशीन बेच रहे हो तो मशीन आपका नॉर्मल बिजनेस नहीं है, रोज रोज नहीं बेचते हो। कई सालों में 1-2 बार ऐसा होता है कि आपको फिक्स एसेट बेचनी पड़ती है, तो उसका यदि लॉस है तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है? ये वाला जो नेक्स्ट मैं समझाने वाला हूँ इसको ध्यान से समझिएगा, ये आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। फिर भी अभी समझना है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। आपने स्टॉक को क्या किया, ओवर वैल्यूएट कर दिया। ओवर वैल्यूएट करना मतलब आपका 5000 का स्टॉक था और आपने बुक में लिख दिया 7000 का, ठीक है ना? ऐसा करने से क्या होगा, आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को आपने कम शो किया, वो भी क्या करेगा, आपके प्रॉफिट को रिड्यूस कर देगा, तो उस चीज़ को हमको क्या करना है, वापस ऐड कर देना है। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्जेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 11th में आपने पढ़ा होगा 2 तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक लाइन में समझाता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारे डेली डे टू डे एक्सपेंस के होते हैं, बार बार होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं, ठीक है? और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जनरली जो हम फिक्स एसेट के परचेसिंग पे खर्च करते हैं, लॉन्ग टर्म उसकी होती है ड्यूरेशन, और ये कई सालों में 1-2 बार होते हैं, बार बार नेचर के नहीं होते, रिकरिंग नेचर के नहीं होते। तो कैपिटल नेचर के जो एक्सपेंस हैं वो बड़े होते हैं, कभी कभी होते हैं, और नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार होते हैं, रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है? तो यदि आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिख दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आपने मशीन परचेज की, ठीक है, और उसको पीएल के डेबिट में लिख दिया, तो वो तो गलत है, तो उसको भी हमको क्या करना है, वापस से ऐड कर देना है। इसके अलावा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आर सच एक्सपेंसेस विच आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। अब वो एक्सपेंसेस जो आपको फ्यूचर में जरूरत नहीं पड़ने वाली है या नहीं होने वाले हैं, ठीक? अब इसका उल्टा कर दो तो आपका चीज़ें डिडक्ट होंगी। क्या क्या डिडक्ट होंगी, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन जस्ट इसका उल्टा ऑपोजिट। एबनॉर्मल लॉस में क्या था,
लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, ऐसे ही गेन हो जाए, एबनॉर्मल कोई प्रॉफिट हो जाए आपको, ठीक है, जो आपकी नॉर्मल नेचर का नहीं है, नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। जैसे वही कॉफी मशीन 5000 की थी, आपने 7000 में बेच दी, तो 2000 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो जाए या अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हो जाए, तो ये क्या करेगा, ये आपके प्रॉफिट को क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है, इसलिए इसको क्या कर देना है, माइनस करना है। क्यों, क्योंकि आप इन चीज़ों की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ गया, तो हमको तो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, इन चीज़ों की वजह से एबनॉर्मली आपका प्रॉफिट बढ़ा है, इसलिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। देन नॉन रिकरिंग इनकम, ठीक है, नॉन रिकरिंग इनकम मीन्स सच इनकम्स आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, अब वो हमारे को फ्यूचर में नहीं मिलने वाली, ठीक है। और इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये क्या है भाई, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, ये वो इनकम है जो आपकी नॉर्मल ट्रेड एक्टिविटी से नहीं हुई है, ठीक है, नॉर्मल ट्रेड एक्टिविटी से नहीं हुई है। सपोज आपने 1 लाख रुपीज़ अपने दोस्त को एज ए लोन दे दिया और वो बदले में आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो इंटरेस्ट आपकी इनकम है। आप चला रहे हो रेस्टोरेंट और आपने अपने दोस्त को 1 लाख रुपए दिया है, उसके बदले में वो आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो आपको ये जो इंटरेस्ट का पैसा है ये आपके रेस्टोरेंट की इनकम नहीं है, ठीक है। इसलिए इस टाइप की भी इनकम होगी, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उसको भी आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देन द लास्ट वन इज एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस, फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस, यदि कोई आपका एक्सपेंस है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन अभी आपने पे नहीं किया है, तो वो आपके प्रॉफिट को भाई बढ़ा दिया है, पे करना पड़ेगा। आपने एक्सपेंस नहीं दिया था इसलिए प्रॉफिट बढ़ गया था, तो आपको क्या करना, उसको माइनस करना पड़ेगा। इसको सीधे सीधे यदि मैं एक लाइन में तो ऐसे बोलूं, ठीक है ना, कि वो चीज़ें जो आपके प्रॉफिट को कम करती हैं, ठीक है, दोज एक्टिविटीज़ विच रिड्यूस योर प्रॉफिट, उनको आपको क्या करना है, ऐड करना है, और जो प्रॉफिट बढ़ाती हैं, इंक्रीज करती हैं, उसको आपको माइनस करना है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देने वाला है वो है ये वाला, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा 2 चीज़ें आती हैं, इसलिए ध्यान से देंगे, ठीक है। तो आइए हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं जिनमें ये एडजस्टमेंट हमको समझ में आएंगे। ओके, तो एडजस्टमेंट के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पर। ओके, क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देख लिया, ठीक है। क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन में लास्ट 4 ईयर्स के आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं, साथ में नीचे 3 एडजस्टमेंट थे, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन होता तो हम चारों प्रॉफिट को ऐड करते एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 4 से डिवाइड करते, हमको एवरेज प्रॉफिट मिल जाता, हम उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते, परचेस ईयर से गुडविल निकल आती। पर यहाँ पे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, ये एडजस्टमेंट की वजह से हमको जो प्रॉफिट दिया है वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, तो पहले स्टेप में हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। गुडविल हमेशा निकाली जाती है नॉर्मल प्रॉफिट से। तो अब इस प्रॉफिट में तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंक्लूड नहीं होनी थी, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं इंक्लूड होनी थी वो आपने इंक्लूड नहीं की, तो कुछ चीज़ें आपको प्लस करनी है और कुछ चीज़ें माइनस करनी है। तो सबसे पहले देखो 4 ईयर के प्रॉफिट 15 का 80,000, 2016 का 1,45,000, 17 का 1,60,000 और 18 का 2 लाख। अब इसमें आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ चीज़ें ऐड करनी है और कुछ माइनस करनी है। तो पहला एडजस्टमेंट, एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। 2015 में आपको एक एबनॉर्मल लॉस हुआ, कितने का, 20,000 का। जब लॉस हुआ होगा तो आपने उसको पीएल के डेबिट में लिख दिया होगा, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया है, कम हो गया है, तो उसको वापस बढ़ाना चाहिए। वो आपका नॉर्मल बिजनेस लॉस तो है नहीं, इसलिए हमने उस लॉस को क्या किया, ऐड कर दिया। तो 80,000 प्लस 20,000 कितना हो गया, 1 लाख। नेक्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट देखो, अ फिक्स एसेट वाज सोल्ड एंड गेन ऑफ ₹25,000 क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक गेन लिखा है, एक प्रॉफिट लिखा है, किसका है वो, फिक्स एसेट को बेचने का, ठीक है। तो फिक्स एसेट को बेचना आपका नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, उस प्रॉफिट की वजह से आपको आप जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो जो चीज़ इंक्रीज हो गई उसको क्या करें, रिड्यूस कर दें, डिडक्ट कर दें। तो वो जो नॉर्मल एबनॉर्मल गेन है 25,000 का, दैट इज डिडक्टेड। तो 145,000 में 25,000 का प्रॉफिट इंक्लूड था जो हमारा नॉर्मल नहीं है, उसको अलग करो, तो कितना आ गया, 1,20,000। नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज, in the third year, that is 2017, asset of the firm was not insured due to oversight. आपने नजरअंदाज कर दिया, देना भूल गए। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वॉज ₹15,000। अब इंश्योरेंस प्रीमियम तो आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रॉफिट में 15,000 एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस है जो अभी तक आपने माइनस नहीं किया है। तो ये जो 160,000 का प्रॉफिट आ रहा है, इसमें आपने अभी एक्सपेंस माइनस नहीं किया है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा दिखा रहा है, तो उसको आप माइनस करेंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट आपका कितना है, 1,45,000, या जिसको हम नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना है, 1,45,000। 2018 में कुछ नहीं हुआ, इसलिए हमने कोई भी ना तो ऐड किया ना डिडक्ट किया, सो दैट इज ऑलरेडी 2 लाख। अब इस सारे नॉर्मल प्रॉफिट को ऐड करो, दिस इज 5,65,000, ठीक है।
एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल प्रॉफिट। यहां जब मैं बोलता हूं टोटल प्रॉफिट, दैट मीन्स टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। सो यहां लिख सकते हैं आप टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 5,65,000, ठीक, ये है, डिवाइडेड बाई 4, 1 2 3 1 2 3 4, ये आ गया। सॉल्व करेंगे, आपके लिए सॉल्व करके रखा है, 1,41,250। इसके बाद की प्रोसेस सिंपल है, आपको गुडविल निकालना है। गुडविल निकालने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल लिया 1,41,250, और क्वेश्चन में आप चेक करेंगे तो दिया है वैल्यूड एट 2 years परचेज, तो परचेज ईयर इज 2, तो 1,41,250 मल्टीप्लाई बाई 2, व्हेन यू सॉल्व इट देन दिस विल बी 2,82,500। दिस इज गुडविल ऑफ द फर्म। होपफुली समझ में आया होगा। तो इसको करते हैं। अब ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपने देख लिया, देखिए 2015 का प्रॉफिट है 90,000, 16 का 80,000, 17 का 1,25,000, 18 का 1,50,000 और 2019 का 1,75,000। ठीक है, आपको गुडविल निकालनी है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और सवाल में कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे और फिर हम उसके बाद गुडविल निकालेंगे। ठीक है, तो 1 by 1 हम एडजस्टमेंट देखते हैं। नंबर 1 एडजस्टमेंट, देयर वाज ए एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹15,000 इन द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 15। ये 15 में 90,000 में 15,000 का एक एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है। तो एबनॉर्मल लॉस को हमको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो प्लस कर दीजिए 15,000, 90 प्लस 15 1,05,000। एडजस्टमेंट नंबर 2, देयर वाज एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017। 17 के जो प्रॉफिट है उसमें एक एबनॉर्मल गेन है। 17 का प्रॉफिट ये है, गेन को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ब्रैकेट में जनरली हम नेगेटिव अमाउंट लिखते हैं अकाउंट्स के अंदर, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,15,000। ओके, 1,15,000। 2016 में कुछ नहीं हुआ, इसलिए ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट ही है। ओके, नाउ एडजस्टमेंट नंबर 3, क्लोजिंग स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाई 15,000। ये एडजस्टमेंट आपको अच्छे से समझना चाहिए। इस एडजस्टमेंट को अच्छे से समझने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको समझो, ठीक है ना। आपको देखिए, जब बिगिनिंग में मैंने समझाया था तो एड और डिडक्ट में आप देखिए, एडिशन में देखिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, और माइनस में लिखा था ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। इसको आप अच्छे से समझिएगा। 2000 में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएट हुआ है, ठीक है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक देखिए किस में आ रहा है? लेस में आ रहा है ना, लेस में, ठीक है। तो 2018 में जो हमारा 15,000 का वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन हुआ है, उस 15,000 को हमको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। क्यों माइनस कर देना है? क्योंकि जब हमने 15,000 रुपीज़ का अपना क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिख दिया, ओवर वैल्यूड करके लिख दिया, तो हमारी प्रॉफिट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो उसको नॉर्मल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डिडक्ट करना पड़ेगा। सो 1,15,000 माइनस 15,000, दिस इज 1,35,000, ठीक है ना। अब यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बन गया होगा, तो ओपनिंग स्टॉक का आपने क्या किया है? ओवर वैल्यूएशन किया है। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को क्या करना है? ऐड करना है। तो ये 15,000 क्लोजिंग था तब, तो 18 में हमने माइनस किया, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर के लिए ये ओपनिंग बन गया तो यही आपको क्या करना है? ऐड कर देना है। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का आपने वैल्यूएशन ज़्यादा किया, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उसको वापस से बढ़ाना पड़ेगा। तो 175 प्लस 15,000, दिस विल बी 1,90,000, ठीक है। इतना बात समझ में आया? ठीक है। अब आगे समझिए। अब हमारी यदि सिंपल एवरेज मेथड होती तो इस नॉर्मल प्रॉफिट को हम ऐड करते और डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 से कर देते, तो हमको एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाता। पर क्योंकि हमको मेथड वेटेड लगानी है, इसलिए हम अब पहले वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। वेटेड प्रॉफिट के लिए आपको वेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। वेट कितना है? 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या करना है? जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 1,05,000 इंटू 1,05,000, 80,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 1,60,000, 1,15,000 इज इक्वल टू 3,45,000, और 1,35,000 इंटू 4, 5,40,000, एंड 1,90,000 इंटू 5, 9,50,000। 1,90,000 इंटू 5, 9,50,000, ठीक है। क्या करते हैं? एवरेज निकालने के लिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए वेट का टोटल और वेटेड प्रॉफिट का टोटल, इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 549, 312 और 315, और इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा
1 2 3 5 और ये आ गया मिला के 0 0 0 0 21 लाख। ओके, चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। नाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालें। फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट, टोटल वेट दैट इज 15। सॉल्व करेंगे 21 लाख डिवाइडेड बाय 15, व्हेन यू सॉल्व इट दिस इज 1,40,000। क्लियर है, ठीक है। ये आ गया हमारा एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हमको निकालना है गुडविल। गुडविल मैं आपकी यहाँ पे निकाल देता हूँ। फॉर्मूला आपको मालूम है, गुडविल निकालने का फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर। जगह कम है इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कितना दिया है, 3। सो 14 इंटू 3 4,20,000 इज द गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। अब आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि ये दोनों मेथड में आपने कुछ चीज़ें प्लस की और कुछ चीज़ माइनस की, ठीक है ना। तो ये जो हमारे एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें कुछ चीज़ें हमको ऐड करनी है और कुछ चीज़ें माइनस करनी है। अब आप समझेंगे कैसे कि किसको ऐड करना है और किसको डिडक्ट करना है। तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग में वीडियो में आपको एक टेबल मैंने बना के दी है, उसको लर्न करिए। एक चीज़ और मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ, क्योंकि अभी ऐसा समय चल रहा है कि आप अपने टीचर से अभी आमने सामने बात नहीं कर सकते, हमको टेक्नोलॉजी के थ्रू बात करनी होती है। आपको कोई भी डाउट होता है, आप हमको व्हाट्सअप के थ्रू भेजते हैं, फिर हम उसका वीडियो बनाते हैं, फिर आपको सेंड करते हैं। एडिटिंग में बनाने में थोड़ा सा टाइम हो जाता है, इमीडिएट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आपको मैं एडवाइस देता हूँ, वैसे भी नॉर्मल जो पढ़ने का तरीका होता है उसमें भी आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया, उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपके पास बुक है, उस बुक में इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, उन इलस्ट्रेशंस को पहले आप सॉल्व करेंगे। इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करने के बाद जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो आपके बहुत सारे डाउट्स इलस्ट्रेशन में ही सॉल्व हो जाते हैं, जिससे आपको हर बात के लिए टीचर्स पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सेल्फ स्टडी से जितना आप गेन करेंगे उतना किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के नहीं कर पाएंगे। टीचर्स आपको गाइड कर सकते हैं, वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। जहाँ तक आपको प्रैक्टिस करना है वो खुद ही करना है, एक्सपर्ट बनना है वो तभी बनेंगे जब आप खुद करेंगे। तो क्योंकि अब डाउट है वो सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो उसका बेहतर तरीका यही है कि आप वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, फिर इलस्ट्रेशन लगाइए एंड देन एक्सरसाइज लगाइए। होपफुली मेरी बात समझ में आई होगी। तो इस चैप्टर को आप, इस टॉपिक को आप सॉल्व करेंगे और दोनों मेथड के, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन पूरे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम आगे की बात करेंगे। तो ओके, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट एंड बाय स्टूडेंट।